हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड्स, सेक्शन 27, इन सो कॉल ऑफ द बिजनेस इन फुल फ्री फ्रीडम ऑफ द पर्सन इन बिजनेस। कोई भी व्यक्ति भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लीगल बिजनेस करने के लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यापार न करने के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई बाध्य नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम इन दी सपोज दैट इन दी मिस्टर शाम कॉल ऑफ दी 2 लाख रुपीस। मिस्टर राम मिस्टर शाम से कहते हैं कि हम 2 लाख रुपए देंगे और आप अपना व्यापार बंद कर दीजिए। तो इस संबंध में किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टोटल वैड माना जाएगा, व्यर्थ होगा। किसी भी लीगल फॉर्मेट में कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे रोकने के लिए रेस्ट्रेंट का फॉर्म नहीं लिया जा सकता। आप उसे वर्क करने से नहीं रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी व्यापार में किसी भी व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको बेड़ियों से बांध करके आप व्यापार को रोकना, वह व्यापार को नीचा दिखाना, व्यापार को बंद करना, उसके ऊपर मानसिक दबाव देना, उत्पीड़न करना या देख लेना या उसे माल समय से उपलब्ध न कराना, किसी भी प्रकार का अगर कोई बाध्यता होती है, दिस इज इनवैलिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या टोटल अवैध मानी जाएगी। कोई भी व्यक्ति लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस एनी काउंट एंड एक्सटेंड बैड होती है अगर अनलॉफुल में किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं। केस माधव चंद्रा वर्सेस राजकुमार की केस में केस माधव द्वारा यह किया गया कि राजकुमार चंद्रा एक विशेष क्षेत्र में व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट इज टोटल बैड। किसी भी व्यक्ति के लिए सभी एरिया समान होती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी व्यापार कर सकता है। कोई एक व्यक्ति दूसरे फर्म को ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती कि यदि पेप्सी ने कहा कि हम इस मार्केट में व्यापार करेंगे, कोको कोला वहां पर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। इस संबंध में कोई भी एग्रीमेंट अगर किया जाता है, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। तो इस संबंध में टोटल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राम माधव चंद्रा की केस में इस एग्रीमेंट इज टोटल वैलिड मानी गई थी। आर्टिकल 19G के अंतर्गत क्या गया, राइट प्रैक्टिस प्रोफेशन कैरी ऑन द ऑक्यूपेशन ट्रेड ऑफ द बिजनेस। किसी भी व्यक्ति का यह पूर्ण रूप से उसे अधिकार प्राप्त है कि वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। सेल ऑफ द गुडविल, फर्स्ट आपके एक्सपेक्शन अपवाद के रूप में आप दे सकते हैं कुछ कंडीशन है जहां पर कि हम टोटल बिजनेस के एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ट्रेड करते हैं। रेस्ट्रेंट स्पेसिफिक आप गुडविल के संबंध में एक्ट 27 के अंतर्गत दिया गया है। ए पर्सन सेल ऑफ द गुडविल बिजनेसमैन एग्री बायर रिफ्रेन कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद स्पेशली लोकल लिमिट लॉन्ग बायर हु गेट्स सेड गुडविल फ्रॉम सच बायर रीजनेबल सच लिमिट। अब जब हम किसी भी व्यापार की गुडविल बेचते हैं तो हम उसका नाम बेचते हैं, ख्याति बिक जाती है, तो सेम उस नाम से आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रेंट दिया। जैसे अब वोडाफोन बिका, हच बिकी आपके लिए, तो ऐसे कंपनियों का जैसे एसआर बिकी तो हच ने खरीदा, हच से वोडाफोन खरीदा। तो आप एक कंपनी का नेक्स्ट कंपनी में नाम अगर यूज नहीं कर सकते, रेस्ट्रेंट है, तो आप नए नाम से व्यापार करेंगे। यदि आप उसी नाम से भी बिजनेस करते हैं, सपोज दैट जैसे क्रॉम्पटन क्राउन की कंपनी सेल हुई, लेकिन आज क्रॉम्पटन क्राउन भी क्रॉम्पटन क्राउन के ही नाम से बिजनेस कर सकती है, तो जिस कंपनी ने अपने शेयर 51% सेल कर दिए, अब वही कंपनी पुनः चाहे कि हम क्रॉम्पटन क्राउन का दूसरा ब्रांड हम लेकर बेच सके, क्योंकि आपने सेल ऑफ द कंडीशन में अपनी गुडविल की वैल्यू प्राप्त कर ली है। इसलिए जब आप गुडविल की वैल्यू रिसीव कर चुके हैं तो आप सेम उसी नाम से आप स्वयं होकर बिजनेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द बिजनेस
एक्सटेंड गुडविल ऑफ द इफेक्टिव एंजॉयड, प्राइस पेड ऑफ द गुडविल, कंडीशन है गुडविल का प्राइस दे दिया गया, पीरियड रेस्ट्रेंट, उसकी निश्चित समय दी गई है, उस निश्चित समय बाद ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आया है सर्टेन एग्रीमेंट बाय पार्टनर, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, बिजनेस ऑफ द ड्यूरिंग पीरियड व्हाइल द ऑफ द पार्टनर ऑफ द कंडीशन, जब दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक बिजनेस करते हैं और वो ओरिजिनल पार्टनरशिप ऑफ द इन डीड करते हैं, और डीड में ये लिखा जाता है जो व्यापार पार्टनरशिप हम कर रहे हैं वह कोई भी पार्टनर उस व्यापार को नहीं करेगा, तो यह एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट वैलिड माना जाएगा, वैलिड मानी जाएगी, वैलिड एग्रीमेंट, क्योंकि आपने डीड में यह शो किया है कि वह व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। अगर वो सेम हम भी पार्टनरशिप में भी कोई व्यक्ति व्यापार करता है और पार्टनर अलग से भी कोई व्यापार, क्योंकि दोनों मिलकर के हमारे व्यापार बिजनेस को इफेक्टेड करेंगे, तो इस इफेक्टेड से बचने के लिए हम एग्रीमेंट किया है, तो ये रेस्ट्रेंट मानी जाएगी, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं पार्टनर का सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 आपको क्या कहता है, ए पार्टनर मेक एग्रीमेंट विद इन अदर पार्टनर, कीजिंग पार्टनर विल नॉट कैरी बिजनेस सिमिलर दैट फॉर विद इन स्पेसिफिक पीरियड लिमिट। एक पार्टनर, जब आपने पार्टनरशिप एड डीड बनाई और वो दूसरा व्यापार नहीं कर सकता, या उसके लिए व्यापार करने के आप 10 वर्ष तक हमारे बीच के जो सभी पार्टनर हैं वह व्यापार नहीं करेंगे, तो उस संबंध में रेस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड लागू होगा और सभी पार्टनरों के ऊपर यह नियम लागू होगा कि वो निश्चित समय तक व्यापार न करें। नेक्स्ट आपके लिए कहा जाता है सेक्शन 53 सब सेक्शन 3, सेक्शन ये गुडविल के संबंध में है, गुडविल फॉर द पार्टनर्स पार्टिकुलर में मेक एग्रीमेंट विथ बायर गुडविल will not carry any business similar that specific period, specific limit, part and local partnership act 1932, partnership act 1932 and next condition goodwill, जब आपने गुडविल सहित अपने बिजनेस का टोटल सेल कर दिया, उस गुडविल की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली। जब आपको गुडविल का वैल्यू प्राप्त हो गया, अगर उस वैल्यू के साथ साथ या एग्रीमेंट दिया गया कि स्पेसिफिक पीरियड तक आप सेम नाम से सेम प्रोडक्ट सेम बिजनेस नहीं करेंगे, तो रजिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड के अंतर्गत वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा और वह कार्य आप नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट मेंबर रजिस्टर्ड बाय ट्रेड यूनियन, अब एग्रीमेंट करते समय ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी वाइडेबल में बाय रीजन फैक्ट दैट एनी ऑब्जेक्ट इन सच एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड। वैसे तो ट्रेड यूनियन को किसी भी बिजनेस में एग्रीमेंट करने का कोई राइट नहीं है, अगर वो एग्रीमेंट करते हैं तो वैलिड माना जाता है, लेकिन किसी रीजन से अगर वो एग्रीमेंट में आते हैं कुछ निश्चित समय के लिए, तो उस ट्रेड यूनियन में रेस्ट्रेंट मानी जाएगी, वो बिजनेस का वैध होगा। नेक्स्ट है स्पेशल बेस ऑफ द जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजन इन सर्विस एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट सर्विस बाय ए विच पर्सन बाइंड ड्यूरिंग एग्रीमेंट टेक सर्विस इज नॉट कंप्लीट एम्प्लॉय डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेस इनवैलिड ट्रीटेड एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड्स। सर्विस पीरियड के अंतर्गत ट्रेड ऑफ द बिजनेस का कोई पीरियड नहीं आता है, तो इसलिए ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर किया गया तो रेस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी, यह उसके ऊपर लागू नहीं होता है, यह एक व्यापार के ऊपर लागू होता है, ना कि किसी की सर्विस के ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट है आपके लिए जुडिशियल दिया कि ये इससे बाहर है। नेक्स्ट है ट्रेड कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन भी रेस्ट्रेंट के अंतर्गत बाहर पाए जाते हैं, जैसे कॉमर्शियल फेडरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्राउंड रेस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड या ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंतर्गत टोटली बाहर पाए जाते हैं। आज आपने पूरी वीडियो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड सेक्शन 27 को स्टार्टिंग टू एंड आपने देखा, इसके लिए थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।